a relation schema R is in second normal form, a relation schema R is in second normal form if and only if first relation should be in first normal form, second relation should not contain any partial dependency। यानी ये दो कंडीशन आप चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है कि वो रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपका होना चाहिए कि वहां पर उस रिलेशन में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो आपका फुली डिपेंडेंट होंगी, ठीक है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। वहां पर जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो फुली डिपेंडेंसी होना चाहिए। रिलेशनल स्कीमा आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन the relation R should be in first normal form and second condition relation R should not contain any partial dependency, means it should be fully dependent। आपका वहां पर fully dependent होना चाहिए, partial dependency नहीं होना चाहिए। तो अगर वो रिलेशन R में ये दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई कर रही होगी कि वो रिलेशन 1NF में भी है और उस रिलेशन में कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, यानी फुली डिपेंडेंट है वो, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो रिलेशन आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अब डिस्कस करते हैं कि आप यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगा या नहीं होगा। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी है या फुली डिपेंडेंट है, या आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। यहां पर ए क्या है, ए है मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ए है मेरा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, एक्स है मेरा कैंडिडेट की। देखिए यहां मैंने कैंडिडेट की लिखा हुआ है, यहां पर आप सुपर की नहीं ले सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट की को लेना पड़ेगा। एक्स है आपका कैंडिडेट की और y है इस कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट, यानी y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की x। अगर y प्रॉपर सबसेट है इस कैंडिडेट की x का और a आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, देन y एरो a आपका एक पार्शियल डिपेंडेंसी होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y एरो a, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है y एरो a इज पार्शियल डिपेंडेंसी इफ एंड ओनली इफ y is a proper subset of candidate की, y is a proper subset of candidate की and a is a non prime attribute। अगर ये दोनों कंडीशन मीट करेंगी कि y आपका जो है वो किसी एक कैंडिडेट की का, अब कोई भी कैंडिडेट की आप ले सकते हैं, अगर y किसी भी एक कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है और a आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, देन ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमने आपको ये बताया था कि अगर P बाई इंप्लीकेशन Q अगर आपका ट्रू होता है तो हम यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेशन ऑफ P बाई इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q बार भी आपका ट्रू होता है। इसका मतलब अगर आप इसका नेगेशन लेंगे तो वो भी ट्रू होगा। इसका मतलब y एरो a आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, वो फुली डिपेंडेंट होगा। तो इसका अगर आप नेगेशन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा y एरो a इज फुली डिपेंडेंट, यानी पार्शियल डिपेंडेंस का नेगेशन फुली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ, इस साइड आप नेगेशन लीजिए, y is not a proper subset of candidate की, y is not a proper subset of candidate की, और a is a prime attribute, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का नेगेशन हो जाएगा प्राइम एट्रीब्यूट। तो देखिए इसका नेगेशन लेंगे तो ये आपका नॉट सबसेट हो जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट का प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रूफ करना है कि y एरो a इज फुली डिपेंडेंट, देन आप इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर और लगा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं y एरो a इज फुली डिपेंडेंट अगर आपका a प्राइम एट्रीब्यूट हो या फिर y किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट ना हो। अगर y किसी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट नहीं है या फिर a आपका प्राइम एट्रीब्यूट है तो उस केस में y एरो a आपका फुली डिपेंडेंट होगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि y एरो a आपका पार्शियल डिपेंडेंसी होगा, y एरो a आपका पार्शियल डिपेंडेंट होगा अगर वहां पर y कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट हो और a आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो एक रिलेशन 2NF में नहीं होगा अगर वहां पर आपको एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी दिखाई दे जाती है तो, क्योंकि हमने लिखा है रिलेशन शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी उस रिलेशन में आपको पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अगर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी आपको मिल जाती है तो फिर वो रिलेशन आपका 2NF में नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, मान लीजिए आपकी जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की है आपका ए बी आपका एक कैंडिडेट की है और आपका रिलेशन में आपके पास एट्रीब्यूट है
ए बी सी डी, ये 4 एट्रीब्यूट है आपके रिलेशन में, जिसमें कि ए बी आपका कैंडिडेट की है, तो यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, प्राइम एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, यानी प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे ए और बी, और आपके यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे सी एंड डी। तो सी और डी आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए और ए और बी आपके प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पर। अब मान लीजिए कि आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर गिवन है, लेट्स से ए एरो सी डी, ए एरो सी डी, तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि यहां पर ये ए क्या है, ए इस कैंडिडेट की ए बी का प्रॉपर सबसेट है। हम ऐसा बोल सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस कैंडिडेट की ए बी, और आपका ये क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, ये आपके सी और डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपका ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ये एक पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका रिलेशन 2NF में नहीं होगा अगर आपके रिलेशन में एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती होगी तो, और अगर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करती होगी और वो रिलेशन 1NF में होगा तो फिर वो रिलेशन आपका 2NF में भी हो जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, ये रिलेशन था आपका ABCD, कैंडिडेट की है आपका AB और कैंडिडेट की है आपका AB, तो प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे A कॉमा B, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे C कॉमा D। अब ये जो हमने एक डिपेंडेंसी लिखी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी A एरो CD, ये देखिए A एरो CD जो है ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि A क्या है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की AB, ए जो है इस कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है, यानी फर्स्ट कंडीशन मेरी मीट कर गई। सेकंड कंडीशन है यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अब चूंकि यहाँ पर ये पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये आपका सेकंड NF में नहीं होगा। या मान लीजिए कि आपका कुछ इस टाइप की फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, लेट्स से बी एरो सी या बी एरो डी, ये भी आपको एक पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, क्योंकि B जो है वो प्रॉपर सबसेट है इस कैंडिडेट की AB का, और D जो है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये भी आपका एक पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो ये भी आपका एक पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, तो अगर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में होगी तो वो 2NF में नहीं होगा। या मान लीजिए कि आपका राइट हैंड साइड में प्राइम और नॉन प्राइम का कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो सबसेट है लेट्स से B, तो आप ऐसा बोल सकते हैं B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की AB, तो फर्स्ट कंडीशन मेरी मीट कर गई एरो। और मान लीजिए राइट हैंड साइड में आपका प्राइम और नॉन प्राइम का कॉम्बिनेशन है, लेट्स से A एंड C, ये AC, तो फिर उस केस में क्या बोलेंगे, इसको पार्शियल बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बिल्कुल पार्शियल बोलेंगे, क्योंकि देखिए इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं, हमने आपको रूल बताया था कि रूल लगा करके आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको डिकम्पोज करेंगे तो आपको 2 FD मिल जाएंगे, फर्स्ट FD मिल जाएगा B एरो A, सेकेंड FD मिल जाएगा B एरो C। अब आप इस B एरो A को देखिए, B एरो A में B जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा कैंडिडेट की AB का, और A आपका क्या है, A आपका है यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट, यानी ये आपका फुली डिपेंडेंट है, ये आपका फुली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई ये कर रहा है। इसके लिए ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि Y इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, लेकिन इसके लिए ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वाली कंडीशन फेल कर जा रही, क्योंकि ये आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, ये तो फुली डिपेंडेंट है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इसका कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है और राइट हैंड साइड आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो फिर ये चूंकि पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है इस रिलेशन में, इसलिए ये आपका 2NF में नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपका राइट हैंड साइड में प्राइम और नॉन प्राइम का कॉम्बिनेशन है, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, प्राइम को अलग कर लीजिए, नॉन प्राइम को अलग कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए रिलेशन होता आपका RABCDE, और लेट से यहां पर जो आपकी कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की है आपका AB एंड BC, लेट से AB और BC इस रिलेशन की कैंडिडेट की है, तो यहां पर प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाते हैं A, B और C, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाते हैं आपके हो जाते हैं D और E। और लेट से आपका कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी यहां पर गिवन है C एरो लेट से BD, ये आपकी FD गिवन है, तो ये आपका क्या होगा, इसको डायरेक्टली आप देखकर बता सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए C इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ BC। BC क्या है, BC आपका है कैंडिडेट की, यानी C लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, फर्स्ट कंडीशन मीट कर गई। एंड ये आपका क्या है D जैसे कि आप देख पा रहे हैं D आपका क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट,
हालांकि प्राइम एट्रीब्यूट भी है बी, लेकिन उसको हमें नहीं देखना, हमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को देखना है, क्योंकि आप इसको डिकम्पोज कर सकते हैं सी एरो बी और सी एरो डी में, ठीक है ना। तो ये सी एरो डी को देखिए, ये जो सी जो है वो सी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की बी सी, फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई आपकी, और डी जो है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका पीडी हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, और ये आपका फुली डिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रॉपर सबसेट है, फर्स्ट कंडीशन तो मिल रही थी, लेकिन ये आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये आपकी सेकंड कंडीशन फेल हो गई, यानी बी ये आपका राइट हैंड साइड में आपका प्राइम एट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से ये आपका फुली डिपेंडेंट हो जा रहा था। तो ये फुली डिपेंडेंट है और ये आपका पार्शियल डिपेंडेंट। अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, पीडी नहीं है, अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है तो वो फुली होगा, और अगर फुली नहीं है, एफडी नहीं है, तो वो अगर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी फुली डिपेंडेंट नहीं होगी तो पार्शियल डिपेंडेंट होगी, और अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंट नहीं होगी तो वो फुली डिपेंडेंट होगी। तो चूंकि यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंट थी, ये पार्शियल नहीं थी, तो ये फुली हो जाएगी, फुली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके रिलेशन में जो एफडी है वो फुली डिपेंडेंट है या पार्शियल डिपेंडेंट है। अगर आपको एक भी पार्शियल डिपेंडेंटी वहां पर मिल जाती है तो वो रिलेशन आपका 2NF में नहीं होगा। कुछ स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रिलेशन है और उस रिलेशन में जितनी भी कैंडिडेट की है वो सारी एटॉमिक है। लेट्स से रिलेशन था आपके पास ए बी सी डी ई एफ, और इस रिलेशन में आपकी लेट्स से 3 कैंडिडेट की एग्जिस्ट करती हैं, और जितनी भी कैंडिडेट की है वो सभी एटॉमिक है। बी एक कैंडिडेट की है, ए एक कैंडिडेट की है, और लेट से ई भी इसका एक कैंडिडेट की है। तो फिर उस केस में क्या हम यहाँ पर कुछ क्लेम कर सकते हैं? देखिए केस क्या है, केस ये है इफ कैंडिडेट की इज सिंपल कैंडिडेट की। सिंपल कैंडिडेट की का मतलब ये है कि रिलेशन नॉट हैव एनी कंपाउंड कैंडिडेट की, उस रिलेशन में कोई भी कंपाउंड कैंडिडेट की नहीं है, जितने भी कैंडिडेट की है वो सभी सिंपल कैंडिडेट की है, सिंपल कैंडिडेट की है, ठीक है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका वो कंपाउंड कैंडिडेट की नहीं है, मतलब इसमें इस टाइप की कैंडिडेट की नहीं होगी, जैसे ए बी या ए बी सी कंबाइंड कोई के, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी कंबाइंड कैंडिडेट की नहीं है इस रिलेशन में। मान लीजिए कि जैसे एबीसी कंबाइंड, ये इस टाइप की कोई कैंडिडेट की नहीं है यहाँ पर, या लेट से डी कंबाइंड, इस टाइप की कोई कैंडिडेट की नहीं है। जितनी भी कैंडिडेट की है इस रिलेशन में वो सारी सिंपल होगी। तो देखिए अगर उस रिलेशन में जितनी भी कैंडिडेट की है वो सारी सिंपल है, देन डेफिनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर कोई पीडी होगी नहीं, पार्शियल डिपेंडेंसी वहां पर कोई नहीं होगा। जितनी भी एफडी होंगी वो सारा फुली डिपेंडेंट होगी। ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि आपकी कैंडिडेट की यहाँ पर सिंपल है, कंपाउंड नहीं है, तो अगर वो सिंपल होगी तो उसका सबसेट पॉसिबल नहीं होगा। अगर कैंडिडेट की आपका सिंपल है देन उसका सबसेट पॉसिबल नहीं है। जब उसका सबसेट पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप ऐसी कोई एफडी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आपका पार्शियल डिपेंडेंट हो, यानी जितनी भी एफडी होंगी वो फुली डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब वो रिलेशन ऑलवेज 2NF में होगा, वो रिलेशन ऑलवेज 2NF में होगा। अगर वो रिलेशन पहले से 1NF में है तो देन आप ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि वो रिलेशन आपका 2NF में भी होगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट है तब तो वो 1NF में नहीं होगा, तो फिर आपका वो 2NF में भी नहीं होगा। अगर मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट है तो फिर 1NF में भी नहीं होगा और 2NF में भी नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि वो 1NF में है या उसमें कोई भी मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, देन डेफिनेटली इस टाइप का रिलेशन जिसमें कि सारी कैंडिडेट की आपका सिंपल होगी वो डेफिनेटली 2NF में भी होगा, ठीक है ना। या जैसे कि मान लीजिए आपका कैंडिडेट की लेट से एबीसी होता, अगर एबीसी आपका कैंडिडेट की है तो देखिए इसके प्रॉपर सबसेट क्या क्या हो सकते थे। इसके प्रॉपर सबसेट ए हो सकता है, इसका प्रॉपर सबसेट बी हो सकता है, सी भी इसका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ए बी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ए सी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, बी सी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। या एक दूसरा सिनेरियो और डिस्कस करते हैं कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी उस रिलेशन में एक भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं। तब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पर जितनी भी एफडी होगी वो सारी एफडी फुली डिपेंडेंट होगी, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी उस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपके जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट है। तो राइट हैंड साइड में आपको कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिलेगा ही नहीं। जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं तो कहां से मिलेगा आपको? सारे एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है, तो राइट हैंड साइड में आपको जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा तो जितनी भी एफडी होंगी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो सारी फुली डिपेंडेंट होगी, वहां पर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। तो अगर वो रिलेशन आपका 1NF में है तो डेफिनेटली वो 2NF में भी होगा, क्योंकि वहां पर एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका एक भी प्राइम एट्रीब्यूट वहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी एट्रीब्यूट वहां पर
प्राइम है तो राइट हैंड साइड में आपका नॉन प्राइम वाली एट्रीब्यूट वाली कंडीशन में फेल कर जाएगी। अगर आपका कैंडिडेट की एटॉमिक हो या कैंडिडेट की सिंपल हो या फिर उसके जो एट्रीब्यूट है वो सारे प्राइम एट्रीब्यूट हो, देन डेफिनेटली वो रिलेशन आपका 2NF में तो होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये मान लीजिए आपका रिलेशन गिवन है जिसमें कि आपका एट्रीब्यूट है ए बी सी डी एंड ई, और ये इस रिलेशन में मान लीजिए कुछ एफडीज आपको गिवन है। और देखिए यहाँ पर आपका ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पर वो सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे कि ये रिलेशन आपका ऑलरेडी 1NF में है, यानी 1NF की कंडीशन को ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो गिवन है नहीं कि ये एट्रीब्यूट इसमें से कोई भी एट्रीब्यूट आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो हम एज्यूम कर लेंगे, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम एजम्पशन लेकर चलेंगे कि जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होंगे और ये रिलेशन पहले से ही आपका 1NF में होगा, जब तक कि मेंशन ना हो क्वेश्चन में। तो या तो क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगा कि ये आपका लेट्स से डी एट्रीब्यूट इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट या दिस रिलेशन इज नॉट इन 1NF, तब तो हम इसको ये मानेंगे कि ये रिलेशन आपका 1NF नहीं होगा। अगर कुछ भी है तो बाय डिफॉल्ट हम ये लेकर मान के चलेंगे कि रिलेशन पहले से ही 1NF में है और यहाँ पर आपका जितने भी एट्रीब्यूट है वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इसमें एब्सेंट है। कि आइडेंटिफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा आपका ए बी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए बी प्लस करेंगे तो आपको आर मिल जाएगा, ए बी प्लस में ए बी सी डी और बी से आपको ई मिल जाएगा, यानी ए बी प्लस में आपको आर मिल जाएगा। प्राइम एट्रीब्यूट हो गए ए और बी, किसी भी एफडी के राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट नहीं आ रहे हैं, यानी हमेशा बोल सकते हैं इसमें केवल एक ही कैंडिडेट की हो जाएगी, वो हो जाएगा ए बी। प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, एट्रीब्यूट बिलोंग्स टू दिस कैंडिडेट की, यानी ए कॉमा बी प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर आपके हो जाएंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट यहां पर आपके हो जाएंगे एनपीए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके हो जाएंगे यहां पर सी डी एंड ई। अब चेक करते हैं इसको, देखिए ये ए बी इज ए, हमेशा बोल सकते हैं कि देखिए ए बी प्रॉपर सबसेट नहीं है इस कैंडिडेट की ए बी का, ए बी प्रॉपर सबसेट नहीं है इस कैंडिडेट की ए बी का, यानी आपका ये पीडी वाली कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि पीडी होगा अगर ये दोनों कंडीशन होंगी तो प्रॉपर सबसेट भी होना चाहिए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, ये देखिए फर्स्ट ही फेल हो गई, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है कैंडिडेट की ए बी का, इसका मतलब ये एफ डी होगा, पीडी नहीं होगा। इसको चेक कीजिए तो देखिए वाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, तो हमें बोल सकते हैं सी इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की ए बी, यानी आप ऐसा बोल सकते हैं फिर से फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि वाई सबसेट नहीं है, या आप ऐसा बोल सकते हैं सी सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है ए बी का, सी प्रॉपर सबसेट नहीं है ए बी का, तो ये कंडीशन फिर फेल हो गई। तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होगा ये फुली डिपेंडेंट होगा। अब इस थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी बी और ई को देखते हैं तो देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हैं बी जो है, ये जो बी जो है ये प्रॉपर सबसेट है इस कैंडिडेट की ए बी का, और ई जो है वो आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी होने के लिए ये दोनों कंडीशंस मीट हो गई, प्रॉपर सबसेट भी है कैंडिडेट की का और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट भी है, तो ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा। अब चूंकि इस रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिलेशन 2NF में नहीं होगा, ये रिलेशन 2NF में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिलेशन आपका 2NF में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डिपेंडेंसी वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी फुली नहीं है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बी एरो है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये नॉर्मल फॉर्म ने हमें बताया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ने हमें बताया कि रिडंडेंसी की लोकेशन ये है, हमें इस रिलेशन को इस लोकेशन से डिकम्पोज करना है, यानी प्रॉब्लम हमारे कहां पर है, प्रॉब्लम हमारे इस पॉइंट पर है, यानी ये नॉर्मलाइजेशन ने हमें बताया, सेकंड नॉर्मल ने बताया कि हमें इस पॉइंट पर डिकम्पोज करना है, क्योंकि ये हमारा ये इसकी वजह से मुझे रिडंडेंसी यहां पर मिलेगी। तो अभी एक एग्जांपल लेते हैं और आपको ये चेक करके बताते हैं कि किस तरीके से ये रिडंडेंसी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये रिलेशन आपका 2NF में नहीं है और इसके 2NF में नहीं होने का रीजन इस एफडी का होना है, बी एरो ई, इस पार्शियल डिपेंडेंसी वाली एफडी का होना है। तो आप ऐसा देख, अभी आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो रिडंडेंसी क्रिएट होगी वो इस एफडी की वजह से रिडंडेंसी क्रिएट हो रही होगी। तो हमें इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये लोकेशन में पता लग गया कि इसको इस तरीके से डिकम्पोज करना है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए रिडंडेंसी की। इसका मतलब जब जब दो बी की वैल्यू सेम होगी तब तब आपकी दो ये ई की वैल्यू भी सेम हो जाएगा, जब जब आपकी बी की वैल्यू सेम होगी तब तब आपका ई की वैल्यू भी सेम होगी। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये देखिए आपकी ये बी की वैल्यू सेम हुई है,
तो इसके साथ साथ ई की वैल्यू भी सेम हुई है, फिर बी की वैल्यू सेम हुई है, तो फिर आपका ई की वैल्यू भी सेम हुई है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए ये रिडंडेंसी क्रिएट हो गई, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से आपका यहाँ पर रिडंडेंसी क्रिएट हो जा रही है। देखिए ये सेम डेटा की मल्टीपल कॉपी क्रिएट हो रही है, इस सेम डेटा की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रही है। उसके क्रिएट होने का रीजन है इस फंक्शनल डिपेंडेंसी बी एरो ई का होना, ठीक है ना। तो चूंकि ये आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म को फेल कर रहा था, क्योंकि आपका ये इस टाइप की पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है जो कि आपका रिडंडेंसी को क्रिएट करेगी। देखिए इस रिलेशन की प्राइमरी की क्या है, इस रिलेशन की जो आपने कैलकुलेट किया था, इस रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की होगी और वो कैंडिडेट की हो जाएगा ए बी कंबाइंड, यानी ए और बी एट्रीब्यूट का कंपाउंड यहाँ पर कैंडिडेट की होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि A1 सेम हो सकते हैं, दो ए की वैल्यू सेम हो सकती है, दो बी की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन ए बी कंबाइंड आपका सेम नहीं होगा। अगर A1 B1 आ चुका है तो आगे कहीं भी A1 B1 इसमें नहीं आएगा, जैसे कि A2 B1 यहां पर आ चुका है तो आगे कहीं भी A2 B1 इसमें नहीं आएगा। दो ए की वैल्यू सेम हो सकती है, दो बी की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन ए बी कंबाइंड आपका सेम नहीं हो सकता, क्योंकि ए बी कंबाइंड यहां पर आपका एक की है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस बी एरो ई की वजह से आपका यहाँ पर रिडंडेंसी क्रिएट हो गई है। तो अब हम इस रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। तो हमें कहां से इसको ब्रेक करना है, ये लोकेशन हमें पता लग गई, ठीक है ना। इस पार्शियल डिपेंडेंसी को, ये लोकेशन हमें पता लग गया कि इस रिडंडेंसी को रिमूव हम करने के लिए इसको किस तरीके से डिकम्पोज करें। तो देखिए प्रॉब्लम आपको क्या क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रही है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बी एरो ई। इसका मतलब इस रिलेशन आर को मैं डिकम्पोज करूंगा दो रिलेशन R1 एंड R2 में, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको अलग रख लूंगा। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मेरा बी और ई एट्रीब्यूट, तो बी और ई को मैं अलग रख लूंगा। और देखिए ए से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी यहां पर, बी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी 2NF में, सी से भी कोई प्रॉब्लम, ए से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, सी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और डी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको मैंने अलग कर लिया। अब देखिए मुझे जो डिकम्पोजिशन करना है वो इस तरीके से करना है कि वो लॉसलेस हो और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो। तो लॉसलेस होने के लिए जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो उसमें की होना चाहिए। अब जैसे कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है बी एरो ई, यहाँ पर बी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो डेफिनेटली ये लॉसलेस हो जाएगा। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन करने के लिए मैं यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट को बी ले रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से रिलेशन को डिकम्पोज कर रहा हूँ ताकि ये रिलेशन लॉसलेस हो गया। अब चेक करते हैं क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए ए बी एरो सी, ए बी एरो सी वो भी यहां पर एग्जिस्ट करता होगा, ए बी एरो सी, ए बी एरो सी, एफ डी यहां पर एग्जिस्ट करता होगा, सी एरो डी, एफ डी आपका यहां पर एग्जिस्ट करता होगा, और बी एरो ई वो यहां पर एग्जिस्ट करता होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको इस तरीके से डिकम्पोज करूंगा, कॉमन एट्रीब्यूट बी को लेते हुए डिकम्पोज करूंगा, तो ये डिकम्पोजिशन मेरा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी होगा और ये डिकम्पोजिशन मेरा लॉसलेस भी होगा। तो ये लॉसलेस की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और आपका ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की कंडीशन को भी ये वाला डिकम्पोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो किस तरीके से हमने डिकम्पोज किया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको हमने अलग कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं क्या हमारी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे तो आपकी ये जो रिडंडेंसी वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ए बी सी और डी को अलग कर दिया और बी और ई को अलग कर दिया। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर एंट्री आएगी B1 E1 और आपकी एंट्री आएगी B2 E5। तो देखिए यहाँ पर रिडंडेंसी अब रिमूव हो चुकी है और यहाँ पर आपका सिंगल एंट्रीज होगी, ठीक है ना। तो ये जो रिडंडेंसी आ रही थी ये आपका अब रिमूव हो जाएगी, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आपका अब ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बोला कि कुछ रिडंडेंसी आपका यहाँ पर कम हो गई है, कुछ रिडंडेंसी आपका यहाँ पर कम हो चुकी है, ठीक है ना। देखिए अभी यहां पर भी कंप्लीटली रिमूव नहीं हुई है रिडंडेंसी, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं सी एरो डी की वजह से भी कुछ रिडंडेंसी होगी, क्योंकि जब जब सी की वैल्यू सेम होगी तब तब आपका डी की वैल्यू भी सेम होगी। जैसे कि इस रिलेशन में जब जब आपका सी की वैल्यू सेम होगी तब तब आपका डी की वैल्यू भी सेम होगी। ये यहाँ पर जब जब आपकी सी की वैल्यू सेम होगी तब तब आपका डी की वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि सी एरो डी भी आपका एक एफ डी है। तो हमेशा बोल सकते हैं कि कंप्लीटली आपका रिमूव नहीं हुई है यहाँ पर रिडंडेंसी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी, रिडंडेंसी क्रिएटेड बाय मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की बात हम यहां पर नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन्हीं रिडंडेंसी को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के द्वारा यहां पर क्रिएट की गई होंगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी सी एरो डी की वजह से भी कुछ रिडंडेंसी क्रिएट होगी, लेकिन उसको हमने रिमूव नहीं किया है, वो हम नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाली स्टेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक केवल आपका जो मिनिमाइज हुई है वो ये वाली रिडंडेंसी मिनिमाइज हुई है बी एरो ई वाली।
तो इस टाइप की रिडंडेंसी आपका यहाँ पर रिमूव हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ रिडंडेंसी बची हुई है जो कि सी और डी में एग्जिस्ट करती होगी, बिकॉज ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सी और डी। अब जरा इसको चेक कीजिए, ये देखिए इस रिलेशन में आपका की क्या हो जाएगा, इस रिलेशन में की हो जाएगा आपका बी, और इस रिलेशन में आपका की हो जाएगा, देखिए रिलेशन R1 है आपका ए बी सी डी, इस रिलेशन ए बी सी डी में रिलेशन R1 है ए बी सी डी, इसमें की हो जाएगा आपका ए बी। तो देखिए चेक करते हैं क्या ये आपका फुली डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है इस की का, कैंडिडेट की बी का, ये बी प्रॉपर सबसेट नहीं है। और इसी तरीके से देखिए ये कैंडिडेट की यहाँ पर क्या है ए बी, तो ये भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, यानी ये हम ऐसे बोल सकते हैं ये फुली डिपेंडेंट होगा, ये भी आपको फुली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये R1 रिलेशन आपका 2NF में होगा, R2 रिलेशन भी आपका अब 2NF में होगा। तो ये मेन रिलेशन R आपका 2NF में नहीं था, लेकिन डिकम्पोजिशन के बाद ये भी 2NF में और ये भी 2NF में, और ये जो रिडंडेंसी थी बी एरो ई की वजह से वो आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। ये रिडंडेंसी अभी रिमूव नहीं हुई है, ये जो रिडंडेंसी है ये वाली आपका अभी रिमूव नहीं हुई है। तो इसको इस टाइप की रिडंडेंसी को हम एड्रेस करेंगे इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इस टाइप की रिडंडेंसी को रिमूव करेगा। लेकिन आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि रिडंडेंसी लेवल आपका कुछ कम हो गया है, ठीक है ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबसे ज्यादा रिडंडेंसी होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उससे कम रिडंडेंसी होती है, उससे कम रिडंडेंसी होती है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और BCNF में फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो रिडंडेंसी होगी वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है ना, यानी 0% रिडंडेंसी होगी ड्यू टू दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी इन BCNF फॉर्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिडंडेंसी लेवल देखिए आपका कुछ कम हो गया। इससे पहले आप देख सकते थे, इससे पहले रिडंडेंसी थी सी एरो डी पर भी थी, यहां पर भी आपको रिडंडेंसी मिल रही थी, और बी और ई में भी रिडंडेंसी मिल रही थी। तो बी और ई में भी रिडंडेंसी मिल रही थी, सी और डी में मिल रही थी। तो अब बी और ई वाली रिडंडेंसी आपकी मिनिमाइज हो गई है, ये आपकी रिड्यूस हो गई है, केवल रिडंडेंसी बची है जो कि सी और डी में होगी। तो इसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म इस टाइप की रिडंडेंसी को एड्रेस करेगी, और इस टाइप की रिडंडेंसी को वो रिड्यूस करेगी। करने के बाद ये जो आपका R1 रिलेशन है ये भी आपका अब 2NF में होगा, और ये R2 रिलेशन है ये भी आपका अब 2NF में होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी FD है वो सारा अब फुली डिपेंडेंट है, यहाँ पर भी जितनी FD होगी वो सारी फुली डिपेंडेंट होगी, एक भी पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म ने आपकी कुछ रिडंडेंसी को यहाँ पर मिनिमाइज कर दिया है, जैसे कि ये बी और ई वाले जो रिडंडेंसी थी उसको मिनिमाइज कर दिया। तो रिडंडेंसी लेवल ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म इज लेस देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एंड रिडंडेंसी लेवल ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज लेस देन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यानी जैसे जैसे आप नॉर्मल फॉर्म को इंक्रीज करते जाएंगे आपका रिडंडेंसी का लेवल डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा।